हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो होने वाला है बहुत शानदार। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। दो प्रश्न करेंगे, बहुत शानदार प्रश्न करेंगे, आप लोग देखिएगा समझिए। चलिए, यह जो है न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। न्यूट्रिशन से जो है आपके न्यूट्रिशन चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। आप लोग पोषण जो चैप्टर है उससे लिया गया है, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के रूपांतरित आहार का वर्गीकरण करें, मतलब मॉडिफाइड डाइट, मतलब जो आहार का रूपांतरण किया गया है अलग अलग आहारों में, उसको जो है हमको वर्णन करना है, वर्गीकृत करना है। या फिर आपसे ये पूछेगा कि रोगी को कौन कौन से रूपांतरित आहार दिए जाते हैं। मतलब रूपांतरित आहार के मतलब समझ रहे हैं, मॉडिफाइड डाइट। मॉडिफाई के मतलब समझ रहे हैं कि पुराने चीज़ को मॉडिफाई करना, मतलब अलग तरीका, अलग स्ट्रक्चर देना। तो इसी तरह भोजन का रूपांतरण का मतलब है कि रूपांतरण। रूपांतरण, ठीक है। रूपांतरण मतलब रूपों में अंतर करना, एक से दूसरे में कन्वर्ट करना, यही रूपांतरण होता है। जैसे भोजन है तो भोजन को खिचड़ी में तब्दील करना, तरल में तिल जो है फाइबर डाइट भोजन बनाना, अलग अलग भोजन है। तो यही रूपांतरण होता है जो मरीजों के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। जैसे देखते होइएगा कोई मरीज का जो है चबा नहीं पाता है तो उसको हल्का एकदम ऐसा भोजन दिया जाता है कि वो सीधा निगल सके, खिचड़ी विचड़ी, ठीक है ना। खिचड़ी जो है पाचन तंत्र के लिए सही होता है। मिर्च मसाला से कम वाला भोजन दिया जाता है, जिसको छाला वगैरह होता है मुंह में या पेट में, या फिर गैस बनता है तो उसको कम तेलीय और कम मसाला, मिर्च मसाला वाला दिया जाता है, ठीक है। कोई कमज़ोर रहता है तो उसको देखते होइएगा हाई एनर्जी के लिए जो है हाई कैलोरी युक्त जो है दिया जाता है, उसको भोजन दिया जाता है। कब्ज रहता है तो उसको हाई फाइबर वाला भोजन करने का सलाह दिया जाता है। मतलब उसके रोगी के रोगों के अनुसार, उसके स्थिति के अनुसार भोजन तैयार करके मरीजों को जो है परोसा जाना ही जो है आहारीय, रोगी के लिए आहारीय रूपांतरण कहलाता है, ठीक है ना। तो आहार रूपांतरण का वर्गीकरण पूछे, या रोगी को कौन कौन से रूपांतरित आहार दिए जाते हैं, यानी डाइट गिवन टू पेशेंट मॉडिफाइड डाइट, ठीक है, मॉडिफाइड डाइट। चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है रोगी के आवश्यकता अनुसार परोसे जाने वाले आहार में परिवर्तन किया जाना आहारीय रूपांतरण, मतलब डाइट मॉडिफिकेशन कहलाता है। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, रूपांतरण के मतलब ही होता है कि चेंज करना, ठीक है ना। तो रोगी के आवश्यकता के अनुसार उसको जो भी आवश्यकता हो, जिस प्रकार के आहार का, उसी तरीके के आहार को परोसे जाने वाले आहार में परिवर्तन किया जाना आहारीय रूपांतरण कहलाता है, ठीक है। रोगी के उसकी आवश्यकता के अनुसार निम्न प्रकार से रूपांतरित आहार दिए जाते हैं। अब रोगी के अनुसार जो रूपांतरित आहार होता है वह मरीजों के अनुसार जो है तैयार किया जाता है और उसके अनुसार जो है उसे परोसा जाता है, ठीक है ना। और वही रूपांतरित आहार कहलाता है, ठीक है ना। अब आप लोग देखते होइएगा, डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर कहता है खिचड़ी लीजिए, ठीक है, ज़्यादा तरल पानी पीजिए, ज़्यादा तरल पदार्थ लीजिए, ठीक है ना। तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से रोगी के अनुसार कहता है। अगर किसी को पाचन तंत्र गड़बड़ है, ठीक है, लूज मोशन है, तो उसको कहता है कि भाई नरम दाना खाओ, खिचड़ी विचड़ी खाओ, ठीक है ना। अगर कोई बहुत ज़्यादा जो है गैस उस बनता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मुंह में अल्सर, घाव, छल्ला उला हो गया है पेट में या मुंह में, तो उसे कहा जाता है कि भाई कम मिर्च मसाला कर दो, क्योंकि ज़्यादा मिर्च मसाला खाओगे तो यह और ज़्यादा मुंह में लगेगा, इरिटेट करेगा। तो इस तरीका के भोजन जो है, जिसको कब्ज बनता है तो डॉक्टर कहता है कि साग सब्जी वैसा पदार्थ भोजन लीजिए जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, तो कब्ज कम बनेगा, ठीक है ना, या नहीं बनेगा। तो ये सब अलग अलग भोजन के वर्गीकरण है रोगी के आवश्यकता के अनुसार, और वही भोजन को जो रूपांतरण करके परोसा जाता है मरीज को, वही जो है आहारीय रूपांतरण कहलाता है, ठीक है। अब रोगी की आवश्यकता के अनुसार निम्न प्रकार से आहार को जो है रूपांतरण किया जाता है, ठीक है। पहला है उच्च प्रोटीन युक्त आहार। उच्च प्रोटीन युक्त आहार का मतलब है कि वैसा भोजन, वैसा आहार जिसमें प्रोटीन का उच्च मात्रा हो, ठीक है, जिसमें प्रोटीन का जो है अच्छा मात्रा हो, वैसे भोजन जो है मरीज के दिया जाता है, ठीक है। जिसको अब वो मरीज कौन सा हो सकता है, या तो जिसको कुपोषण का समस्या हो, जिसको सर्जरी से पहले दिया जाता है, ठीक है, जले हुए मरीजों को, पेप्टिक अल्सर, किडनी के रोगियों को, ठीक है, इन सब को प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है ऐसे आहार। और आप प्रोटीन जानते हैं,
प्रोटीन जानते हैं आप लोग कि दूध से, दही से, पनीर से, अंडे से, मांस से, मछली से, ये सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो आहार प्रोटीन हाई प्रोटीन युक्त, मतलब एक होगा हाई प्रोटीन युक्त, एक होगा कम प्रोटीन युक्त। अब जिसको ज़्यादा अगर प्रोटीन की आवश्यकता होगा, कुपोषण होगा, ठीक है, नेफ्राइटिस मतलब किडनी रोग होगा, उसके बाद पेप्टिक अल्सर होगा, तो उसको प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होगा, ज़्यादा डिमांड होगा। तो जिसको अगर शरीर ज़्यादा जिस रोगी में अगर शरीर ज़्यादा डिमांड कर रहा है प्रोटीन का, तो उसको हाई प्रोटीन जो है रिच प्रोटीन युक्त जो है उसको भोजन देगा। ठीक है ना, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब प्रोटीन कहाँ से मिलता है, आपके सामने में है, समझ गए ना। चलिए, अब जैसे हाई प्रोटीन युक्त दिया जाएगा किसी पेशेंट को, तो अब कोई ऐसा भी पेशेंट होगा जिसको प्रोटीन की कम आवश्यकता होगा। ठीक है ना, उसके शरीर में ऐसा बीमारी होगा जिस कंडीशन में उसको कम प्रोटीन की आवश्यकता हो। तो कम प्रोटीन युक्त आहार जो है, देख लीजिए, कम प्रोटीन युक्त आहार में सुरक्षात्मक क्षमता कम होती है। मतलब अगर कम प्रोटीन युक्त भोजन लेते हैं तो बॉडी के लिए वह जो है उतना सुरक्षात्मक नहीं होता है। इनमें कई विटामिन एवं खनिज की मात्रा भी कम होते हैं। ठीक है, अतः इस आहार को लेने पर साथ में मल्टीविटामिन्स की गोलियां भी ली जानी चाहिए। अब मान गए बहुत ऐसे मरीज होते हैं जिसको कम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जैसे ग्लोरोमिलू, ये भी किडनी का ही रोग है। ठीक है, पीलिया व हेपेटाइटिस, इन सबसे पीड़ित मरीजों को कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इन रोगियों में कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है भोजन में लेने का, तो ठीक है, वो भोजन के माध्यम से कम प्रोटीन लेगा। ठीक है, दूध वगैरह ये सब कम कर देगा, मीट मछली अंडा खाना कम कर देगा, जिससे प्रोटीन भी कम मिलेगा। लेकिन होता यह है, चूँकि आप लोग नॉर्मल देखिए, हेपेटाइटिस क्या करता है, लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, पीलिया भी लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है ना, जॉन्डिस बॉडी पीला होने लगता है। ठीक है ना, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो हमारा एक किडनी का ही छन्ने वाला में विकार उत्पन्न हो जाता है। तो इन सब में देख लीजिए, मीट उट जो होता है या मसाला बहुत ध के बनता है, तो इन सब में जो है आपके मसाला पूर्णतः वर्जित होता है। ठीक है, उसके बाद दूध भी जो है, लीवर वाले पेशेंट को जो जिसका प्रॉब्लम है उसको दूध नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में दूध भी प्रोटीन देता है, मीट मछली अंडे भी प्रोटीन देता है, तो जो है ये सब चीज़ें नहीं खाया जाता है। तो ये सब जब नहीं खाएगा तो बॉडी को कमजोरी होगा, बॉडी में प्रोटीन का मात्रा कमेगा, तो वैसे में क्या होगा कि पेशेंट को मल्टीविटामिन की आवश्यकता होगा लेने का। ठीक है, तो ये है जो है यहाँ पे कम प्रोटीन युक्त जो है आपके यहाँ पे प्रश्न हो गए। तीसरा है, कहता है उच्च रेशेदार आहार, हाई फाइबर डाइट। ठीक है, हाई फाइबर डाइट का मतलब होता है कि ऐसा भोजन जिसमें फाइबर की मात्रा, रेशे की मात्रा अधिक हो। अब ये रोगियों उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है जिसको कब्ज हो, ठीक है, जिसको बवासीर हुआ हो, तो इनको लिए जो है यह हाई फाइबर डाइट जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हाई फाइबर से जानते हैं कि कब्ज दूर होता है, पाचन तंत्र ठीक रहता है, और जो मल त्यागने में जो कष्ट होता है वह दूर होता है। तो हाई फाइबर डाइट जो है उच्च रेशेदार डाइट लेनी चाहिए ऐसे रोगियों को जो कब्ज का मरीज हो, जो जिसको पाचन तंत्र के गड़बड़ी हो, ठीक है, जिसको हेमोरॉइड हो, बवासीर हो, तो उसको हाई फाइबर डाइट युक्त भोजन लेनी चाहिए। ओके, लेनी चाहिए सबको, सब लेंगे तो उनका पाचन तंत्र ठीक रहेगा, तो शरीर में और अंग जो है और जो है अन्य रोग नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं फाइबर डाइट लेते हैं तो उन्हीं लोगों को कब्ज बनने लगता है। ठीक है, कम रेशेदार आहार, लो फाइबर डाइट। अब लो फाइबर डाइट जो है कम रेशेदार आहार लेने से बड़ी आंत में अवशिष्ट पदार्थ की मात्रा बहुत कम रहती है। इस तरह का आहार पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेचिस से पीड़ित रोगियों को दिया जाता है। अब कहीं कहीं लो फाइबर डाइट की आवश्यकता भी पड़ती है। अब मान गए पेट को खाली रखना है, आंतों को खाली रखना है, तो लो फाइबर डाइट युक्त देंगे तो यह फाइबर जो है अवशिष्ट पदार्थ कम बनाएगा। कि फाइबर क्या करता है, फाइबर यही करता है कि शरीर में और अन्य भी जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको अपने साथ मिलाकर बाहर निकाल देता है आसानी से, जिससे पेट साफ रहता है। लेकिन
अगर जिसको कम रेशेदार भोजन लेना है तो वह जो है कम रेशेदार भोजन लेगा तो वो क्या करेगा, अवशिष्ट पदार्थ जो है कम बनेगा। जो अवशिष्ट पदार्थ आंत में रहता है, जो पेप्टिक अल्सर वगैरह होता है, कोलाइटिस वगैरह होता है, बड़ी आंत के कोलोन में इन्फ्लामेशन कोलाइटिस होता है, तो इन सभी से बच सकते हैं। तो कम रेशेदार भोजन भी जो है अवशिष्ट पदार्थ कम बनाता है, जिसे अल्सराइटिस कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर, पेचिस, ये सब रोगियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो लो फाइबर डाइट भी हो गया। आगे देखिए, पाँचवा है उच्च कैलोरी युक्त आहार, हाई कैलोरी। देखिए याद करना बड़ी आसान है। पहला हाई प्रोटीन युक्त आहार, दूसरा कम प्रोटीन युक्त आहार, तीसरा हाई फाइबर मतलब उच्च रेशेदार भोजन, चौथा कम रेशेदार भोजन। मतलब एक ज़्यादा है तो एक कम है, एक ज़्यादा होगा तो एक कम होगा, ठीक है ना। ज़्यादा उसको दिया जाएगा जिसको में ज़्यादा डिमांड होगा उस चीज़ों का, तो उसको ज़्यादा दिया जाएगा। जिसका शरीर और रोगों से ग्रसित होगा, उसको कम डिमांड होगा उस चीज़ों को, तो उसको कम दिया जाएगा, ठीक है ना। बस यही चीज़ें हैं। उच्च कैलोरी युक्त भोजन, मान के जिसका शरीर बहुत ज़्यादा आहार से कुपोषित हो, कम वजन हो, तो इसको हाई कैलोरी देकर शरीर को जो है ऊर्जावान ताकतवान बनाया जाता है, ठीक है ना। इसमें कैलोरी आवश्यकता की तुलना में लगभग 500 कैलोरी अधिक देनी चाहिए। अधिक कैलोरी युक्त आहारों में विभिन्न विटामिन खनिज की मात्रा पर्याप्त में रहती है। तो उच्च कैलोरी युक्त जो भोजन होता है वह मरीजों को जो है देना चाहिए, खासकर जिनको कुपोषण माल न्यूट्रिशन की समस्या हो, जो रोगी को वज़न का समस्या हो, वज़न कम होता हो, तो वैसे रोगियों में हाई कैलोरी डाइट का भोजन देना चाहिए। इससे जो है व्यक्ति को 500 कैलोरी जो है अधिक जो है लगभग नॉर्मल की तुलना में अधिक देना चाहिए, जिससे इसमें भरपूर विटामिन व खनिज की मात्रा रहती है। तो यही कैलोरी हो गया, समझ गए, हाई कैलोरी वाला। अब ये हो गया। छठा है, कहता है कम कैलोरी युक्त भोजन। अब मान गए कोई व्यक्ति मोटा तगड़ा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसको तो वज़न घटाना है, तो वज़न घटाना है तो कम कैलोरी युक्त भोजन दीजिए, जिससे बॉडी में फैट कम बनेगा, तो वह व्यक्ति क्या होगा कि धीरे धीरे उसका वज़न कमेगा, ठीक है। तो कम कैलोरी युक्त आहार का उपयोग जो है उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका वज़न अधिक हो। जिनका वज़न अधिक हो सामान्य से, तो उसको जो है लो कैलोरी डाइट दिया जाता है, यानी कम कैलोरी वाला आहार दिया जाता है। ओके, आगे देखिए। यदि मोटे व्यक्ति को लगभग आधी कैलोरी 1100 किलो कैलोरी दी जाए तो वह सप्ताह में जो है इतना किलो वज़न कम कर सकता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये है कि यदि मोटे व्यक्ति को एक समान व्यक्ति की तुलना में आधे करके अगर कैलोरी मात्रा भोजन देंगे तो वह व्यक्ति के सप्ताह में 1.5 किलो वजन कमेगा, और 4 सप्ताह में कितना वजन कम जाएगा, 6 केजी वजन कम जाएगा। यानी 1 महीना में 6 केजी वजन कम जाएगा, 4 महीना में 24 केजी वजन कम जाएगा। तो जिसका 100 केजी वेट है उसका अगर 24 केजी 4 महीना में वेट अगर कम गया तो कितना हो गया, समझ सकते हैं, 75-76 के आसपास आ जाएगा। तो इससे वज़न कंट्रोल होता है। तो कैलोरी बहुत ज़्यादा जो है शरीर में फैट बढ़ाता है, वज़न बढ़ाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए 7वां है उच्च सोडियम युक्त आहार, हाई सोडियम डाइट। अब मान गए जो पेशेंट हाइपरटेंशन के मरीज है, जो पेशेंट जो है बीपी वाला मरीज है, तो एक होता है बीपी कम होता है, एक हाइपोटेंशन होता है, एक हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन तब होता है जब 140 और 90 से अधिक इतना और इतना और जो है देख लीजिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, इतना और इक्वल टू, यानी इतना और इससे ज़्यादा आ जाता है तो उस मरीज को जो है हम लोग हाइपरटेंशन के मरीज, बीपी के मरीज समझते हैं, उच्च रक्तचाप के, ठीक है। तो फिर इसके लिए जिसको उच्च रक्तचाप के समस्या रहता है तो, या फिर जिसको हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, तो उसको जो है कम जो है सोडियम की भोजन देते हैं। मतलब सोडियम कहा जाए तो हमारे नमक में सोडियम होता है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है, सामान जो हम लोग नमक खाते हैं उसको NaCl कहते हैं, तो इसमें सोडियम होता है। तो ये सोडियम क्या करता है कि ब्लड पंप को उत्तेजित करता है और ज़्यादा जो है तीव्र करता है। तो जैसे ही आप कम, अगर आपको हाई सोडियम, ठीक है ना, उच्च सोडियम युक्त डाइट लेंगे तो कब लेना, उच्च सोडियम युक्त डाइट किसको देना चाहिए, जिसका बीपी कम हो, ठीक है।
यह उन मरीजों को दिया जाना चाहिए जिसका बीपी सामान्य से कम रहता हो, ठीक है। तो जिसका बीपी कम रहता हो उसको नमक पानी का घोल दीजिए, ठीक है। भोजन में थोड़ा सा कड़क नमक रख के दीजिए तो उसका बीपी सामान्य रहता है, ठीक है। क्योंकि सोडियम क्या करता है कि बीपी को उत्तेजित कर देता है। तो ये है हाई सोडियम डाइट हो गया। दूसरा है, अब इसी के उल्टा है कि लो सोडियम डाइट। अब लो सोडियम डाइट उसको दिया जाएगा जिसको हाइपरटेंशन की समस्या हो, मतलब उच्च रक्तचाप हो, जिसका हार्ट फेलुअर हो जाता हो, हार्ट पर प्रॉब्लम हो, तो उसको सोडियम कम लेने को सलाह दिया जाता है। तो यही लो सोडियम डाइट हो गया। ओके, आगे चलिए। 9वां है डाइट आहार, लिक्विड डाइट मतलब तरल आहार। अब तरल आहार होता है, तरल आहार उन मरीजों को दिया जाता है जो ठोस पदार्थ व आहार लेने में असमर्थ हो, जो किसी असमानता की वजह से ठोस आहार नहीं ले सकते हो, जैसे दूध, फलों का रस, चाय, कॉफ़ी, पानी आदि। तरल आहार, तरल भी एक प्रकार के आहार है, जैसे जूस वगैरह, दूध वगैरह, कॉफ़ी, चाय, ये सब तो आहार में ही आता है ना, भले पेय पदार्थ है लेकिन है तो आहार में ही। अब मान गए किसी पेशेंट का जो है चबाने में प्रॉब्लम हो, जैसे कैंसर वाला पेशेंट हो, मुंह में कैंसर हो गया हो, तो उससे चबा नहीं पाएगा, तो उसको डायरेक्ट जो है रस, जूस डाल के पानी ये सब देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से किसी को पेट का सर्जरी हुआ है या सर्जरी होना है तो मुंह से जो है भोजन नहीं देते हैं, तो उसको तरल ही देना चाहिए, ठीक है ना। तरल बहुत किस्म के रोगियों में दिया जाता है, जो भोजन नहीं निगल पा रहा हो, भोजन नहीं चबा पा रहा हो, ठीक है, जिसको सर्जरी, पेट का सर्जरी हुआ हो, जिसको जो है कैंसर हुआ हो, तो ऐसे मरीजों को तरल जो है, तरल लिक्विड डाइट दिया जाता है, ठीक है। समझिएगा चीज़ों को। चलिए, ये हो गया आपका। 10वां है सॉफ्ट डाइट, नरम आहार। नरम आहार का मतलब होता है कि वैसा आहार जो आसानी से पचने योग्य होता हो, ठीक है। जो मरीज के मुंह में छाले या कोई शल्य क्रिया हुई या दांतों में दर्द आदि के लिए नरम आहार दिया जाता है, जैसे पके हुए चावल, ठीक है, पकी हुई सब्जी, कस्टर्ड, पका हुआ केला, दलिया, खिचड़ी। अब मान गए कोई पेशेंट है, ठीक है, जिसको मुंह में छाला है, सर्जरी हुआ है पेट में या मुंह में, ठीक है, दांतों में दर्द है, तो यह रोटी को चबा पाएगा, नॉर्मल चावल को चबा पाएगा, ठीक है, नहीं चबा पाएगा। तो इसके लिए एकदम गीला पका हुआ चीज़ देते हैं ताकि सीधा सा घूट अंदर निगल सके। तो पके हुए चावल, पकी हुई सब्जी, कस्टर्ड, पका हुआ केला, दलिया, खिचड़ी आदि, ये सब सॉफ्ट डाइट होता है। ओके ना, आगे चलिए। 11 है रफेज आहार, रफेज डाइट। अब रफेज जो डाइट होता है वह भी एक रेशेदार भोजन के तरह ही होता है। जो ऊपर में हाई फाइबर डाइट देखे ना, उच्च रेशेदार भोजन, तो रफेज आहार उसी के तरह होता है। इसमें भी जो है हरी पत्तेदार रेशेदार सब्जियां, फल शामिल होता है। जिन्हें कब्ज की शिकायत होती है उन मरीजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है रफेज आहार। दलिया भी एक रफेज आहार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सब जो है आप ले सकते हैं रफेज आहार में, यह भी कब्ज के मरीजों के लिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 12 है और आखिरी है ब्लेंड डाइट, अनुतेजक। अनुतेजक एक होता है उत्तेजक और एक होता है अनुतेजक। तो उत्तेजक वह भोजन उत्तेजक होगा जिसमें मिर्च मसाला अधिक होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि मरीज के अनुसार भोजन दे रहे हैं, तो मिर्च मसाला वाला तो देंगे नहीं। तो अनुतेजक मतलब जो उत्तेजक ना हो, ठीक है। तो अनुतेजक आहार मिर्च मसाले तेल रहित होते हैं। जब जो अनुतेजक आहार होता है उसमें उत्तेजक चीज़ें नहीं होते हैं जो उत्तेजना फैला सकता है, जैसे मिर्च मसाला तेल, ये सब जो है व्यक्ति में उत्तेजना ला सकता है। तो ये सब रहित जो भोजन होगा उसे बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। यह उन मरीजों के लिए दिया जाता है जिन्हें पेट में छाले हो, गैस्ट्राइटिस हो, गैस बने, वही गैस्ट्राइटिस। यह आसानी से पच जाने वाले मिर्च मसाला से दूर आहार होता है, ठीक है। तो अनुतेजक ब्लेंड डाइट वो डाइट होता है जो आसानी से पच जाता हो, जो क्या होता हो, जो व्यक्ति को ज़्यादा जो है उत्तेजना भी नहीं देता हो, इरिटेट भी नहीं करता हो और आसानी से पच जाता हो और स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहता हो। तो यह जो है मिर्च मसाला से परे, मिर्च मसाला से रहित होता है, ठीक है। जो पेट में छाले, गैस्ट्राइटिस, गैस, बहुत सारे चीज़ों में दिया जाता है, कब्ज, ठीक है ना। उसके बाद हो गया लूज मोशन, ये सब में जो है हम लोग बैलेंस डाइट मिर्च मसाला से रहित भोजन देते हैं लीवर के प्रॉब्लम में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें कुल 12 पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया। यही आहार का वर्गीकरण है, ठीक है। हाई प्रोटीन, लो प्रोटीन, ठीक है। हाई फाइबर, लो फाइबर, ठीक है। हाई कैलोरीन, ठीक है, लो कैलोरीन, ठीक है ना। उसके बाद था आपका
उसके बाद लिक्विड था, ठीक है, ब्लेंड डाइट है, उसके बाद रफेज है, उसके बाद सॉफ्ट डाइट है, उसके बाद लो सोडियम हाई सोडियम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण याद रखिएगा जो रोगी के अनुसार भोजन परोसा जाना हो। और यहाँ पे टोटल के हमने इंग्लिश यहाँ पे दे रखा है, तो आप जो भी लोग हैं इंग्लिश वाले, यहाँ पे इंग्लिश आप लोग अपना कर सकते हैं कंप्लीट, इंग्लिश भी दे रखे हैं, ठीक है। अब आता है एक और ज़बरदस्त और अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 5 नंबर में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पोषण को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। अब यह प्रश्न आपको जो है मैं बता देता हूँ। अब ये जो प्रश्न है पोषण को प्रभावित करने वाला, यह पोषण आपको जो है ऐसा नहीं है कि इसी में पूछ रहा है, ठीक है ना, मतलब इसी में कहा जाए तो कम्युनिटी में पूछ रहा है, फंडामेंटल में भी पूछ लेगा कि आप, फंडामेंटल में क्या पूछेगा कि आप नर्स है, ठीक है, आप नर्स होते हुए आप कौन कौन से जो है आहार को प्रभावित करता है बताइए, ठीक है। एज ए नर्स, ठीक है ना, एज ए नर्स आहार को या पोषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है समझाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है न्यूट्रिशन को इफ़ेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक है जो न्यूट्रिशन को प्रभावित करता है, ठीक है, चलिए देखते हैं। उत्तर यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। आयु के अनुसार व्यक्तियों की आहार संबंधी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारक व्यक्ति के पोषण को प्रभावित करते हैं। जैसे माय डियर, ऐसे तो बहुत सारे आपको कारण मिल जाएंगे जो आपके आहार को प्रभावित करेंगे, ठीक है ना। आयु के अनुसार, एज के अनुसार, जैसे बच्चा होगा तो देखते होइएगा बच्चा कम भोजन करता है, लेकिन बच्चा कम ही भोजन करता है, लेकिन उसको जो है अधिक बार करता है। थोड़े बार ही करेगा, लेकिन वह ज़्यादा बार करता है। ज़्यादा बार क्यों करता है? क्योंकि उसको भूख वास्तव में बच्चा को ज़्यादा लगता है। ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि उस समय उसका जो है काफ़ी जो है आहार का नीड होता है, काफ़ी जो है पोषण का आवश्यकता पड़ता है, इसीलिए बार बार बच्चा खाता है। उसका शरीर उस समय बहुत ज़्यादा काम करता है वृद्धि विकास के लिए, इसलिए उसका जो है पोषण ज़्यादा डिमांड जल्दी होता है, ठीक है ना। तो आयु और अलग अलग आयुओं में आहार से संबंधित जो आवश्यकता है अलग अलग होता है, तो इसीलिए आयु भी प्रभावित करता है। साथ में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सब कारक व्यक्ति के आहार को प्रभावित करता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है आयु। आयु कैसे प्रभावित करता है देख लीजिए। शिशुओं तथा बच्चों की उम्र में शारीरिक वृद्धि एवं विकास होता है। कोई भी बच्चा है, कोई भी शिशु है, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल का, तो इस समय बच्चा का बहुत ज़्यादा तीव्र गति से वृद्धि और विकास होता है। अगर इस समय बच्चा अगर पिछड़ गया तो उसका पूरा जीवन पिछड़ जाएगा, फिर वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा। तो इस समय जो शिशु और जो बच्चा होता है उसका शारीरिक वृद्धि एवं विकास अधिक होता है। इस दौरान उसे कैलोरी का, प्रोटीन का, विटामिन का, ठीक है ना, आदि चीज़ों का दैनिक आवश्यकताएं वजन के हिसाब से प्रतिक्रिया के अनुसार वयस्कों की तुलना में बच्चों में अधिक होता है। मतलब बच्चा का जो उम्र है, जितना वजन है, उस हिसाब से वयस्क के जितना उम्र है और जितना एज वजन है, तो वयस्कों से ज़्यादा डिमांड जो है तुलना में छोटे बच्चों में होता है अच्छे आहार की, जिसमें प्रोटीन, खनिज, विटामिन वगैरह सब हो। क्यों? क्योंकि इस समय बच्चों की वृद्धि और विकास सबसे अधिक होती है। तो इसीलिए एज प्रभावित कर रहा है ना, कि जहाँ पे एक एडल्ट को जो है कम आवश्यकता होती है, वहाँ पे बच्चों को प्रतिक्रिया के हिसाब से ज़्यादा जो है, मानिए मैं बता देता हूँ कि कोई 50 kg का व्यक्ति है, ठीक है, 20-22 साल का, और कोई जो है 8 साल का बच्चा है, ठीक है। अब ये जो 8 साल के बच्चा होगा ना, तो इसको अगर मान गए प्रतिदिन 2 किलो कैलोरी का जो है अगर ज़रूरी है तो इसको 16 हो जाएगा, लेकिन इसको जो है एक के जो है क्या होगा, एक ही की ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा की ज़रूरी हो रहा है। भले इसका वज़न ज़्यादा है, इसलिए वज़न के हिसाब से यह ज़्यादा किलो कैलोरी हो जाएगा, लेकिन वज़न के तुलना की बात किया जाएगा, अगर इसका भी 50 रख दीजिएगा तो इसका 100 हो जाएगा, इसका 50 रहेगा, होगा ना। तो एक इसका ज़्यादा डिमांड रहता है। दूसरा है लिंग। लिंग का मतलब होता है कि सेक्स, समान आयु वाले महिला व पुरुष में अगर एक समान के महिला और पुरुष है, ठीक है ना, है, पुरुषों को अधिक प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, ठीक है।
परंतु पुरुष की तुलना में महिलाओं को आयरन की आवश्यकता अधिक होती है। अब लिंग कैसे प्रभावित करता है? अब एक समान के जहाँ महिला और पुरुष है तो पुरुषों में विटामिन, खनिज और प्रोटीन और लवण, ये सब पुरुषों में ज़्यादा आवश्यकता होता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषों को काम काज के तुलना में ज़्यादा सशक्त बनना पड़ता है, ज़्यादा जो है मजबूती प्रदान होता है। तो इस कारण से जो एक समान महिला और पुरुष है, उस समान एज में एक पुरुष को जो है विटामिन, खनिज और लवण का ज़्यादा आवश्यकता होगा, ठीक है, आहार में। लेकिन वहीं पर बात किया जाए, दोनों समान एज में ही है, लेकिन आयरन का बात करेगा, फॉलिक एसिड की बात की जाएगी तो वहाँ पे महिला को अत्यधिक चाहिए। तो देख रहे हैं ना, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना, एक दूसरे को। तो ये चीज़ें हैं। तीसरा है इनकम, आय। अब मैं आपको सीधा समझा देता हूँ। इनकम का मतलब होता है कि भोजन का चयन मुख्यतः आय पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। अब मान गए एक गरीब आदमी है, एक गरीब आदमी रोज़ रोटी सब्जी खा रहा है, ठीक है, रोज़ क्या कर रहा है, रोटी सब्जी खा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, रोज़ रोटी सब्जी गरीब आदमी खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना आय का आमदनी नहीं है, आय का स्रोत नहीं है। उसको उतने ही आमदनी में सब चीज़ करना है, भोजन, रहना सहना, पढ़ना लिखना। लेकिन एक बात किया जाए, एक उच्च घर के अगर व्यक्ति है, अच्छे खासे पैसे वाले हैं, इनकम वाले हैं, तो वह जो है आज रोटी सब्जी खाएगा, ठीक है, आज रोटी सब्जी खा लेगा, ठीक है, कल मक्खन खाएगा, ठीक है, परसों दूध दही खाएगा, ठीक है, मीट मछली खाएगा, ठीक है ना, हरे साग सब्जी डेली लाएगा। तो इससे इसको जो है, जो पोषण की जो आवश्यकता है, इसको पूर्ण रूप से मिल जाता है। और जब मिल जाता है तो देखते होइएगा, अच्छे घर के जो बाल बच्चे होते हैं एकदम गोरा गोरा, एकदम इंग्लिश में धाए धाए बोलेगा, चूँकि उसको सब चीज़ जो है मिलता है, अच्छा पैसा है, आय है, इसलिए वो सब चीज़ ग्रहण कर पाता है। लेकिन एक गरीब झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति देखते होइएगा कि अक्सर इनके बच्चे जो है, किसी का पेट निकला रहता है, किसी का कोई बीमारी ग्रसित है, किसी को कीड़ा हो गया है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब आहार में परिवर्तन के कारण ही होता है, क्योंकि वह गरीब आदमी है, वह जो खा रहा है अपने बच्चों को भी वही दे रहा है, एक टाइम खा रहा है, दूसरे टाइम के लिए झाँक रहा है। तो ये सब व्यक्ति के आय भी जो है आहार को बहुत हद तक प्रभावित करता है, ठीक है ना। अब गरीब आदमी है तो उस जो है निम्न आय के कारण न प्रोटीन ले पाएगा, न खनिज ले पाएगा, न लवण ले पाएगा, न विटामिन ले पाएगा भोजन के माध्यम से। वहीं पर एक उच्च वर्ग के घर का है तो वह सब चीज़ ले पाएगा और उसका वृद्धि और विकास अलग होगा एक निम्न वर्गीय से, ठीक है ना। चौथा है धार्मिक फैक्टर। धार्मिक फैक्टर का मतलब होता है कि कुछ संप्रदायों में मांसाहारी खाद्य पदार्थ खाने की पाबंदी है तथा जैन समाज के लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और शुरुआत से पहले ही भोजन कर लेते हैं। धार्मिक मान्यता का मतलब हुआ कि जैसे अभी नवरात्रि चल रहा है ना, तो यहाँ पे बहुत लोग जो है ना, जो हिंदुज़्म से आते हैं, वो 9 दिन जो है फलाहारी करते हैं, तरल पदार्थ लेकर ही रहते हैं, भोजन वजन नमक उमक नहीं करते हैं। तो इसी हिसाब से एज फॉर एग्जांपल ऐसे ही मानिए, और भी अलग अलग सिचुएशन होता है जहाँ पे भोजन जो है क्या होता है, भोजन के रूप में कुछ ऐसे संप्रदाय हैं, ऐसे मतलब कम्युनिटी है जहाँ पे मांसाहारी खाद्य पदार्थ खाने का पूर्णतः वर्जित है, ठीक है। और जब मांसाहारी चीज़ नहीं खाएंगे तो शरीर में बहुत से प्रोटीन की कमी होगा, ठीक है ना। जैन समाज के लोग क्या करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और सूर्य के अस्त होने से पहले ही वह जो है खाओ के ख़त्म कर देते हैं कहानी। तो कहीं ना कहीं यह सब धार्मिक कारक जो है आपके पोषण को प्रभावित कर रहा है कि जो समय होना चाहिए भोजन का वो समय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। जो हमें भोजन में लेना चाहिए वही हमें नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपको प्रभावित करता है, ठीक है। 5वां है बीमारी। अब बीमारी मान गए किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ वाला पेशेंट, मधुमेह वाला पेशेंट को जो है मीठा चीज़ से दूर भगाना रहता है। और हम लोग जानते हैं मीठा चीज़ व्यक्ति को ग्लूकोज बनाता है जो शरीर के लिए आवश्यक भी होता है, उससे एनर्जी भी मिलता है, ठीक है ना। तो बीमारी के कंडीशन में मधुमेह वाले बीमारी को शक्कर कम मात्रा में दिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार
उच्च रक्तचाप वाले को नमक कम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उलटफेर हो रहा है, मतलब पोषण में प्रभावित कर रहा है कि भाई तुम्हें ये नहीं खाना है तो तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें ये खाना है तुम्हें वो नहीं खाना है। इस प्रकार से रेस्ट्रिकेशन होता है ना। अगर किसी को बीमारी कोई पकड़ लेता है, डायबिटीज़ वाले को कहा जाता है चावल नहीं खाइए, आलू नहीं खाइए, मीठा चीज़ नहीं खाइए, एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए, खाता है ना। तो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित कर रहा है, उसको जो है ऐसी लिमिट लगा रहा है खाने में कि हाँ तुमको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना है, मतलब पोषण को प्रभावित कर रहा है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई बीपी के पेशेंट है तो उसको कहता है कि तुमको कम नमक खाना है। ठीक है, तुमको कम नमक हर एक चीज़ में लेकर खाना है, कम नमक ज़्यादा नहीं लेना है, तो उसको भी रेस्ट्रिकेशन लगा रहा है। ठीक है ना। तो ये बीमारी भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है भोजन को। छठा पॉइंट है गर्भ अवस्था और स्तनपान। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि गर्भ के समय और स्तनपान के समय, मतलब कोई महिला अगर गर्भ के अवस्था में है या वह बच्चा दे चुकी है, बच्चा को स्तनपान करा रही है, तो उस कंडीशन में एक समान जो महिला होती है ना, तो उससे सब चीज़ बढ़ जाता है डिमांड। एक गर्भवती महिला और या फिर स्तनपान वाली महिला को जो है एक नॉर्मल से 500 किलो कैलोरी तथा 15 ग्राम प्रोटीन अधिक आवश्यकता होती है एक अपेक्षाकृत समान। अगर समान महिला में इतना किलो कैलोरी की आवश्यकता है और प्रोटीन का इतना आवश्यकता है, नॉर्मल महिला में जो बिल्कुल प्रेगनेंसी में नहीं है, स्तनपान में नहीं है, अगर वो इतना जो है किलो कैलोरी और प्रोटीन इतना ले रही है, तो एक प्रेग्नेंट और स्तनपान महिला को इतना और इतना की आवश्यकता जो है अधिक होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको बच्चों को भी जो है अपने शरीर से ही दूध देना रहता है, या अगर गर्भ में है तो अपने बच्चों को भी जो है उसको पालन पोषण के लिए उसको से ही मदद मिलता है, तो इसके लिए उसका डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है पोषण को प्रभावित कर रहा है। सातवां है आदत। आदत के मतलब होता है भोजन संबंधी आदतें आहार आयोजन पर भी प्रभावित करते हैं। कुछ लोग नाश्ता भारी करते हैं, कुछ रात्रि को अधिक भोजन करते हैं, कुछ चावल पसंद करते हैं, कुछ मीट मछली पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ मतलब अलग, कुछ दूध पसंद करेंगे। तो आदत, व्यक्ति की आदत भी जो है उसके पोषण को प्रभावित करता है। ठीक है ना। पोषण को प्रभावित करने का मतलब है कि व्यक्ति के आदत कैसा है। अगर उसके आदत उसके रुचि के हिसाब से अगर आप पोषण आहार दे रहे हैं तो उसको उचित पोषण मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही उसका पोषण गड़बड़ाएगा, उसका आदत के विरुद्ध आप काम करेंगे तो वह भोजन कम लेगा, और भोजन कम लेगा तो उसको पोषण कम मिल। जैसे देखते होइएगा, बच्चा को अगर दूध पसंद है, दूध रोटी या दूध भात, और आप उसको रोटी सब्जी खिलाने का प्रयास कीजिएगा, तो जो रोटी दूध के साथ वह 2 रोटी खा लेगा, वह सब्जी के साथ हो सकता है 1 रोटी खाए या आधा रोटी ही खाए, तो भोजन कम लिया। भोजन कम लेगा तो जो उसके शरीर का जो डिमांड है वह भी कम जाएगा, पोषण नहीं मिल पाएगा शरीर को। तो यह भी जो है आदत व्यक्ति को क्या करता है, बहुत ज़्यादा हद तक जो है निर्भर करता है, प्रभावित करता है पोषण का। ठीक है ना। 8वां है परिवार का आकार, फैमिली साइज। फैमिली साइज का मतलब है कि मान गए किसी के आप सेम इकोनॉमी, मतलब सेम स्थिति के परिवार है। ठीक है, मतलब किसी परिवार के 10,000 मंथली इनकम है, 2 परिवार है 10-10 हज़ार के मंथली इनकम वाला, लेकिन एक परिवार में 10 आदमी है, एक परिवार में 5 आदमी है। आप ही बताइए डेली के जो खाना बनेगा किसके लिए, किसके घर में ज़्यादा बनेगा? 10 परिवार वाला में ज़्यादा बनेगा, क्योंकि उसमें 10 सदस्य है तो 10 के लिए भोजन बनेगा तो ज़्यादा बनेगा। लेकिन वहीं पर 5 व्यक्ति वाला परिवार है, 5 सदस्य वाला, तो वहाँ पे भोजन कम बनेगा। और आप लोग जानते हैं जहाँ पे भोजन कम बनता है वहाँ पे सब चीज़ स्वच्छता हो गया, पोषण हो गया, अच्छे न्यूट्रिशन, मतलब अच्छे स्वाद के लिए जो है ध्यान रखा जाता है। लेकिन जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा बन जाए, चाहे वो परिवार हो चाहे कहीं भंडारा हो, ज़्यादा चीज़ें बनता है वहाँ पर अच्छा नहीं बनाया जाता, जैसे तैसे बनाकर रख दिया जाता। अब जैसे तैसे बनाकर रख देगा तो उसमें क्या होगा, पोषण की जो है कमी हो जाएगा, उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगा, और अधिक खाना बनाने पर पोषक पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है ना। तो यह भी जो है परिवार का आकार भी जो है आपके पोषण को प्रभावित करता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पोषण के प्रभावित करने वाले 8 पॉइंट, आयु, लिंग, आय, ठीक है ना, धार्मिक कारक, बीमारी, गर्भावस्था और स्तनपान, आदतें, परिवार का आकार, ये 8 पॉइंट याद रखिएगा। 5 नंबर में आपसे पूछता है कि आहार को प्रभावित करने वाले, न्यूट्रिशन को प्रभावित करने वाले, पोषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं बताइए, तो आप लिख दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।